10 क्लास, आज एक बार हम फिर आपके समक्ष आपके चैप्टर 8 साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नेम है आनुवंशिकता या इसको कहते हैं हेरिडिटी। इसका हम एक वीडियो आपको बच्चों पहले भी समझा चुके हैं, जिसमें हमने आपको मेंडल्स लॉ के बारे में समझाया था और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक है आनुवंशिक लक्षणों के वंशागति का आणविक आधार अर्थात मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, वो कौन से आधार हैं जिसके कारण गुण जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं। इसी के बारे में हम आपको आज समझाने के लिए आए हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि वो कौन से बेसिस हैं जिसके आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है। 10 क्लास, आनुवंशिक लक्षणों के वंशागति का आणविक आधार के अंतर्गत सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वो कौन सा पदार्थ है जो आनुवंशिक गुणों को अर्थात माता पिता के गुणों को उनकी संतानों में ले जाने का कार्य करता है। तो बच्चों, आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। डीएनए वो पदार्थ है जो कोशिकाओं में के केंद्रक में स्थित गुणसूत्र में पाया जाता है और उसको हम आनुवंशिक वाहक भी कहते हैं बच्चों। और ये जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। दो प्रकार की कोशिकाएं हमारे आसपास पाई जाती हैं, जिनके बारे में आप 9th में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बच्चों ये प्राइमिटिव टाइप की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें जो डीएनए होता है। इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है विभिन्न प्रकार के अंगक जो कोशिका में आप पढ़ चुके हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो डीएनए जो है, जो कोशिका द्रव्य होता है, उसमें ही जो है क्रोमेटिन नेटवर्क या धागे की तरीके की संरचना के रूप में जो है पड़ा रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक में क्या होता है बच्चों? क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं ये उच्च वर्गीय जो है जीवों में पाई जाती हैं। तो उनमें जो डीएनए है ये हिस्टोन नामक प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। और ये गुणसूत्र बच्चों कहाँ रहते हैं? ये केंद्रक में स्थित होते हैं। तो जो डीएनए है ये हिस्टोन नामक प्रोटीन के संग मिलकर गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं और ये गुणसूत्र ही कोशिका विभाजन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में पहुंचते हैं, अर्थात उनके गुणों को, माता पिता के गुणों को उनके संतानों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए डीएनए को हम आनुवंशिक पदार्थ के वाहक के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए कहाँ होता है? कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र में पाया जाता है और ये केंद्रक ही कोशिका विभाजन के समय ये विभाजित होता है। केंद्रक, इसके अंदर का गुणसूत्र विभाजित होता है और माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी फिर तीसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। ये समझ में आ गया? अब बच्चों आप लोग समझिए कि मेंडल्स ने जो है आनुवंशिकी का नाम दिया था और इसका जो है किस प्रकार से जो है आनुवंशिकी में इसका नाम हुआ केंद्र और इसका सिद्धांत दिया गया, वो आपको हम समझाते हैं। 10th क्लास, अभी हमने आपको बताया कि आनुवंशिकी
की खोज के बाद जो है आनुवंशिक पदार्थ की खोज हुई, और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की खोज के बाद जो है आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन दिया गया, जिसको देने के लिए जब मेंडल्स लॉ का प्रतिपादन 1900 में जो है मेंडल के नियमों की जो खोज हुई थी उसको जो है सार्वजनिक कर दिया गया, तो वॉल्टन एस सटन ने जो है आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उन्होंने बताया कि जो गुणसूत्र हैं प्रत्येक लक्षण के लिए, गुणसूत्र में प्रत्येक लक्षण के लिए एक जोड़ी जीन या जिसको कारक या जिसको ट्रेड्स कहते हैं अवश्य होते हैं। एक जोड़ी जीन या कारक प्रत्येक लक्षण के लिए जीव में उपस्थित होते हैं गुणसूत्र के अंदर। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जीन्स होते हैं ये गुणसूत्र पर, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं बच्चों, तो ये सभी और हर जीन एक विशेष गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो जीन्स गुणसूत्र पर पंक्तिबद्ध जो है होते हैं, और अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, युग्मकों के द्वारा, ये युग्मक जो होते हैं नर या मादा युग्मक, तो नर या मादा युग्मकों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, गुणसूत्र पे स्थित होते हैं, पंक्तिबद्ध लगे होते हैं, और युग्मकों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते रहते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव के लक्षणों के लिए शुक्राणु और अंडाणु अर्थात स्पर्म और ओवा, इनका दोनों का बराबर का योगदान होता है 50-50%। नेक्स्ट बच्चों इन्होंने कहा कि जीव की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं, हर कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में पेयर में ही रहते हैं, लेकिन जब युग्मक बनते हैं, नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, तो नर युग्मक या मादा युग्मक में जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही होता है। फिर इनमें जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक नर से और एक मादा से मिलकर द्विगणित जो है युग्मनज का निर्माण होता है। अगुणित शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु व अंडाणु के फ्यूजन से जो है द्विगणित युग्मनज बनता है। ये इन्होंने आनुवंशिकी के गुणसूत्र सिद्धांत पर दिया। अब बच्चों यहाँ शब्द आया गुणसूत्र। अब गुणसूत्र में क्या क्या गुण पाए जाते हैं ये समझिए। 10th क्लास, गुणसूत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग वोल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में किया था, और इन्होंने बताया था कि गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में जो है क्रोमोसोम्स नाम से जो है स्थित होते हैं, और इनके जो कार्य क्या है कि ये एक तो आनुवंशिकी बराबर, हम आपको पिछले जितना भी हमने आपको बताया है कि किसी भी कैरेक्टर को, लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य डीएनए जो है, और डीएनए कहाँ होता है, ये गुणसूत्र में पाया जाता है। तो गुणसूत्र जो है ये आनुवंशिकी में पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर्स को पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गुणसूत्र जो है के अंदर डीएनए पाया जाता है, विशेष प्रकार के जीन्स या जिन्हें ट्रेट्स कहते हैं, जो आनुवंशिक वाहक कहलाते हैं बच्चों, जो प्रत्येक जीन जो है एक विशेष प्रकार के लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो भी कैरेक्टर्स माता पिता से उनके संतति या संतानों में जाते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी गुणसूत्र के अंदर उपस्थित जीन्स के
कारण ही होती है। नेक्स्ट जीन आ गया। देखिए गुणसूत्र ये जीन कहाँ होते हैं बच्चों? गुणसूत्र के अंदर। तो जीन्स में प्रत्येक जीन्स, हमने आपको बताया कि हर गुण की एक कॉपीराइट, प्रतिलिपिकरण जिसको कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो है कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं उनके अंदर होती है। तो और चूंकि जीन है, प्रत्येक गुण को ले जाने का वाहक कौन है? जीन है। तो जीन के अंदर प्रत्येक गुण की एक जो है प्रतिलिपि होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ले जाने का कार्य करता है। अर्थात माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में दोनों का ही बराबर का योगदान होता है। तो बच्चों आपने समझ लिया गुणसूत्र में क्या कार्य है। गुणसूत्र के एक तो आनुवंशिकी में भूमिका उसकी महत्वपूर्ण होती है, दूसरा गुणसूत्र के अंदर उपस्थित जीन्स जो होते हैं यही जो है विशेष प्रकार के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट आपका बच्चों आ गया जीन। जीन क्या होते हैं ये आपको हम बता चुके हैं। फिर इसके बारे में जो है जीन्स के क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में समझिए। 10th क्लास, ये देखिए हमने आपको गुणसूत्र के कार्य, जीन के विशेषताओं के बाद जीन बता दिया क्या है बच्चों। ये सभी जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण और संचरण, ये दोनों किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा होता है। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण, कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन, संचरण, ये दोनों जीन्स के द्वारा ही होता है। तो इसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं बच्चों? पहला तो ये गुणसूत्र पर एक जैसे माला में मोती हुए होते हैं बच्चों, तो उसी प्रकार से माला के मोतियों के समान पंक्तिबद्ध जो है रेखीय क्रम में जो है व्यवस्थित रहते हैं। ये जो व्यवस्था में उसमें क्या होता है, हर जीन एक विशेष गुण को जो है आपको विशेष गुण का वाहक होता है, अब विशेष गुण को जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा बच्चों, जीन को हम संचरण की इकाई भी कहते हैं, यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन, जो माता पिता से उनके संतानों में पहुंचती है। जीन उत्परिवर्तन की इकाई यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन भी है, जिसके अंतर्गत अगर जीन संरचना में कोई परिवर्तन हो जाता है तो एक जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न होती है। तो वो भी जो है उस प्रक्रिया को जिसमें एकदम सर्वथा भिन्न संतान उत्पन्न होती है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। ये तभी होता है जब जीन की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो जीन को हम यूनिट ऑफ म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की इकाई भी कहते हैं। जीन कार्यकी की इकाई भी कहलाता है, क्योंकि हर लक्षण जीन पर ही जो है निर्भर है। जैसा जीन होगा वैसा ही आने वाली संतान के अंदर उसके लक्षण होंगे, इसीलिए इसको फिजियोलॉजिकल यूनिट भी कहते हैं बच्चों। और जीव चूंकि जीन डीएनए के अंदर जीन होते हैं, तो जीन जो है इसमें जीन में प्रोटीन श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना होती है। कौन से प्रोटीन किस कार्य के लिए, किस अंग के लिए चाहिए, ये सब जो है जीन्स के अंदर ही जो है निहित रहता है। तो जीन जो है बच्चों ये बहुत विशेष ट्रेट है, कारक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को पहुंचाने में। इसलिए अब बच्चों क्या आता है? डीएनए। आपने गुणसूत्र पढ़ लिया, जीन पढ़ लिया, अब है डीएनए। डीएनए जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका निर्माण कैसे होता है बच्चों, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए 10th क्लास, डीएनए की संरचना में जो डीएनए है, प्रत्येक डीएनए बच्चों हजारों इकाइयों, इन इकाइयों को हम मोनोमियर्स कहते हैं, और इन मोनोमियर्स को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। एक डीएनए हजारों इकाइयों या मोनोमियर्स से मिलकर बना होता है।
इन मोनोमियर्स को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? डीएनए किससे मिलकर बना होता है? हजारों इकाइयों या मोनोमियर्स। इन मोनोमियर्स को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये कैसे बनते हैं बच्चों? ये 3 प्रकार के यौगिकों के एक एक अणु के जुड़ने से बनते हैं। एक जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के यौगिकों के एक एक अणु के मिलने से बनता है। वो 3 प्रकार के यौगिक कौन है बच्चों? पहला है पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज। कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज, जिसका सूत्र होता है C5H10O4। दूसरा यौगिक कौन है? फास्फोरिक अम्ल, जिसको हम P से जो है, जहां भी P लिखा होता है बच्चों, वहां हम फास्फोरिक अम्ल समझ जाते हैं। ये P का मतलब फास्फोरिक अम्ल है। तीसरा बच्चों क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक, जिनको हम नाइट्रोजिनस बेसिस भी कहते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, इसमें 2 प्रकार के जो है यौगिक पाए जाते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन जो है, पिरिमिडीन में भी 2 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। एडेनिन को हम ए से डिनोट करते हैं और ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं। जब डीएनए की संरचना का चित्र बनाएंगे बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। अभी आप केवल इसके सिंबल समझ लीजिए। पिरिमिडीन भी 2 प्रकार के यौगिक, थायामीन और साइटोसिन। थायामीन को टी से और साइटोसिन को सी से जहां भी लिखा जाता है, तो इतने बड़े बड़े नाम ना लिखकर इनके केवल सिंबल ए, जी, टी और सी। फास्फोरिक अम्ल के लिए P, शुगर के लिए S। जब शुगर लिखी जाती है तो इसके लिए जो सिंबल होता है वो होता है बच्चों S। तो इस प्रकार से एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड के अणु को बनने के लिए 3 प्रकार के यौगिकों का समायोजन होता है। नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 फास्फोरिक अम्ल और नंबर 3 नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन्स और दूसरा पिरामिडिन्स। पिरामिडिन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन थायामीन और साइटोसिन। तो इतना बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। वो जा रहा है, जाने दे। देखिए 10th क्लास, अब न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनते हैं? अभी आपने बताया, देखा था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स के जो है पॉलीमर होते हैं। तो जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण डीऑक्सीराइबोज शर्करा के संग नाइट्रोजनस क्षारक मिल जाता है तो न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होता है, और इसको हम डीऑक्सीराइबोज साइड्स कहते हैं। जब डीऑक्सीराइबोज शर्करा नाइट्रोजनस क्षारक से मिल जाती है तो न्यूक्लियोसाइड्स बनाती है, जिसको हम डीऑक्सीराइबोसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोसाइड्स। ये डीऑक्सीराइबोसाइड्स चूंकि डीएनए में 4 प्रकार के जो है नाइट्रोजन क्षार होते हैं, इसलिए 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोसाइड्स पाए जाते हैं। नंबर 1 डीऑक्सी एडिनोसिन, नंबर 2 डीऑक्सी बच्चों ग्वानोसिन, नंबर 3 डीऑक्सी थायमिडीन और नंबर 4 डीऑक्सी साइटिडीन। अभी आपने पढ़ा था ना, प्यूरिन और पिरामिडीन में प्यूरिन 2 प्रकार से, एडिनोसिन और ग्वानोसिन, और आपका जो है पिरामिडीन थायमिन और साइटोसिन, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो ये चारों नाइट्रोजनस क्षार जो है, ये आपके न्यूक्लियोसाइड्स जो है डीऑक्सीराइबोसाइड्स से मिलकर 4 प्रकार के जो है न्यूक्लियोसाइड्स जो है वो तैयार करते हैं। डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थायमिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक बच्चों, अब न्यूक्लियोसाइड्स के बाद जानिए न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं बच्चों। 10th क्लास, जिस प्रकार से बच्चों न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं
उसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण भी होता है। ये भी प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स में एक पेंटोज शुगर का अणु होता है, एक फास्फोरिक अम्ल का अणु होता है और एक नाइट्रोजनी क्षारक का अणु होता है। चूंकि नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के होते हैं, अभी हम आपको बता चुके हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन। तो न्यूक्लियोसाइड्स भी जो न्यूक्लियोटाइड, देखिए साइड्स और टाइड बच्चों, ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लगभग दोनों सेम, दोनों की संरचना भी एक ही प्रकार से होती है बच्चों। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें भी जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा ही होती है, बस केवल थोड़ा नाम में फर्क होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण भी वैसे ही होता है जैसे न्यूक्लियोसाइड्स का होता है और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल, डीऑक्सी गुआनिलिक अम्ल, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल और डीऑक्सीसाइटिडाइलिक अम्ल। ये 4 प्रकार के जो है हमको न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं और 4 ही प्रकार के हमको न्यूक्लियोसाइड्स प्राप्त होते हैं। अब बच्चों, जो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, अब हम उसके बारे में समझते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण 3 प्रकार के यौगिकों के मिलने से होता है। एक शर्करा, दूसरा नाइट्रोज, पहला है शर्करा, दूसरा है आपके नाइट्रोजनस क्षारक, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनस क्षारक। 3 प्रकार से, पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है फास्फोरिक अम्ल और तीसरा है नाइट्रोजनस क्षारक से जो है मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, वॉटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल। 10th क्लास, ये देखिए, ये एक वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए अणु का मॉडल है। हमने आपको इसके पहले अभी बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स, चूंकि ये डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। इन श्रृंखला को हम स्ट्रैंड्स भी कहते हैं और ये स्ट्रैंड्स में जो है ये हजारों की संख्या में बच्चों ये स्ट्रैंड्स जुड़े रहते हैं डीएनए में। और एक स्ट्रैंड्स का जो निर्माण है वो शर्करा, फॉस्फेट और क्षार युगल के मिलने से बनता है। जैसा कि आप चित्र में बच्चों देख रहे हैं, ये स्ट्रैंड्स हैं जिनको हम सीढ़ी नुमा संरचना है बच्चों, घुमावदार, सर्पिलाकार, कुंडलित, कुछ भी कह सकते हैं। डीएनए का आकार जो है ये घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है, कुंडलित होता है, सर्पिलाकार होता है बच्चों। इसके दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं, देखिए प्रत्येक स्ट्रैंड्स में हजारों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 प्रकार के यौगिकों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 शर्करा, नंबर 2 फॉस्फेट अणु और नंबर 3 नाइट्रोजन क्षार। तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स हमने आपको देखिए ये लिखा हुआ है बच्चों, नंबर 1 शर्करा अणु, नंबर 2 फॉस्फेट, नंबर 3 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बनता है। जो डंडे बनते हैं बच्चों, ये डंडे जो हैं ये शुगर और फॉस्फेट के होते हैं। डीएनए अणु में जो सीढ़ी नुमा संरचना के डंडे बनते हैं किनारे वाले, जिनको हम जो कुंडलन सीढ़ी नुमा संरचना होती है, तो जो बड़ी सीढ़ी के डंडे होते हैं वो शुगर और फॉस्फेट के बने होते हैं। लेकिन जो बीच में डंडे होते हैं बच्चों, ये डंडे जो है नाइट्रोजन क्षार के जुड़े होते हैं, जिसमें एक प्यूरीन का और एक पिरिमिडीन का मिल के बनता है। प्यूरीन और पिरिमिडीन में आप जान चुके हैं बच्चों, प्यूरीन में क्या होता है, एडेनिन और जो है देखिए आप ये देखिए एडेनिन और साइटोसिन। तो प्यूरीन में क्या होता है बच्चों, एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन और गुआनिन। ये बच्चों T प्लस C, A प्लस G होगा, क्योंकि एडेनिन और गुआनिन होता है बच्चों और थायमिन और साइटोसिन होता है। तो इनके जो है संख्या जो है दोनों की बराबर होती है बच्चों। एक पूरे जो कुंडल की लंबाई होती है बच्चों वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है और एक कुंडलन में 10 डंडे होते हैं बच्चों।
और हर डंडे के 2 डंडों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार से एक कुंडलन 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है, जिसमें 10 स्ट्रैंड पाए जाते हैं और 2 स्ट्रैंड के बीच की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसकी जो है मॉडल की चौड़ाई जो है बच्चों वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम, एक जो है कुंडलन की लंबाई जो है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। हर 2 डंडे के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है बच्चों। ये एंगस्ट्रॉम एक इकाई है। A0 जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, A0 एंगस्ट्रॉन इसको कहते हैं बच्चों। तो इस प्रकार देखिए, एडेनिन के संग थायामीन, एक प्यूरिन का एक पिरिमिडीन का, ग्वानिन के संग बच्चों साइटोसिन, फिर एडेनिन के संग थायामीन, ग्वानिन के संग बच्चों साइटोसिन, एडेनिन के संग थायामीन। इस प्रकार से जो है ये डीएनए का डबल हेलिक्स जो है ये मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में बच्चों, जिसके लिए 1962 में उनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। तो बच्चों आप जानते हैं डीएनए हमारा हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को जो है का प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके द्वारा ही जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है बच्चों। इसके अलावा जो है डीएनए जो है इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी जो है इसमें सभी प्रकार जो डीएनए है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए का जो है संश्लेषण करता है बच्चों। और इसमें डीएनए में हजारों प्रकार के जो है प्रोटीन सिंथेसिस के जो है प्रतिलिपि जो है वो मतलब चूंकि ये बहुत से प्रोटीन्स का निर्माण करता है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है, तो इनमें विभिन्न प्रकार के संयोजन की प्रतिलिपि जो है इसमें निहित होती है। जब जो है न्यूक्लियोटाइड बनना होता है उसी प्रकार से जो है आपकी शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस क्षार विभिन्न प्रकार के संयोजन के द्वारा जुड़कर अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो डीएनए जो है इसका बहुत अधिक महत्व आनुवंशिक जो है सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए बच्चों होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। हमने इसके बारे में ये देखिए लिख भी दिया है, ये चित्र है, ये देखिए ये डंडे हैं साइड्स के, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम की है और 2 डंडे के बीच की दूरी 3.4 होती है। इसका मतलब हुआ कि हमारे 34 एंगस्ट्रॉम की लंबाई में 10 डंडे आते हैं, जिसमें एक एडेनिन का और एक गुआनिन का, जो एक एडेनिन और जो है थायामीन, मतलब एक प्यूरिन का और एक पिरिमिडीन का, एक प्यूरिन का एक पिरिमिडीन का। ये हम आपको बच्चों पहले जो है लिख चुके हैं अभी इसी में, तो अब बार बार तो लिखेंगे नहीं हम। आप इसको समझ लीजिए कि एक डीएनए के स्ट्रैंड्स 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा नाइट्रोजनस क्षार। ठीक है। अब बच्चों एक और रह गया लिंग निर्धारण, उसको भी समझ लीजिए। 10th क्लास सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, जब बच्चों आनुवंशिक पदार्थ की खोज हो गई तो ये तय हो गया कि ये आनुवंशिक पदार्थ जो है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और आप लोगों ने जब बच्चों रिप्रोडक्शन पढ़ा तो उसमें भी देखा कि रिप्रोडक्शन जो है ये 2 प्रकार से होता है और 2 प्रकार के जो है जीव पाए जाते हैं। एक होता है द्विलिंगी, जिसमें नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, और एक होता है एक लिंगी, जिसमें नर और मादा जनन अंग जो है अलग अलग शरीर में उपस्थित होते हैं। मनुष्य उन्हीं में से बच्चों एक है। तो मनुष्य में भी नर और मादा जनन अंग जो है ये अलग अलग जो है शरीरों में पाए जाते हैं। इन सब की जो है लैंगिक द्विरूपता को, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में समझने के बाद जो है बहुत से वैज्ञानिकों ने जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो है प्रयोग करने प्रारंभ कर दिए।
1902 में मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जब मेंडल्स के जो है लॉ का जी खोज हो गई 1900 में, उसके बाद जो है वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक पदार्थ की खोज हो जाने के बाद इसके विषय में जो है आगे जो है खोज की, और 1902 में इन्होंने बताया कि जो लिंग निर्धारण है ये भी गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। विशेष प्रकार के जो है गुणसूत्र जो है शरीर में, जीव के शरीर में पाए जाते हैं, जिनसे सेक्स का डिटर्मिनेशन, सेक्स का निर्धारण किया जाता है। बच्चों, मनुष्य में जो है 46 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका मतलब है 23 जोड़े। 23 जोड़े, ये 23 जोड़े जो बच्चों होते हैं, इसमें 22 जोड़े जो होते हैं ये सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, और एक जोड़ा जो है वन पेयर जो होता है बच्चों, ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो 22 और 1 23 जोड़े हो गए, अर्थात 44 जो हो गए ये सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। सोमैटिक क्रोमोसोम्स। और एक जोड़ी जो बच्चों ये है, ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। वन पेयर जो है ये सेक्स क्रोमोसोम, और 22 ये हो गए 2। तो 22 और 1 23 जोड़ा, ये हो गया जोड़ा बच्चों, पेयर। और ये हो गया नंबर 46। 23 जोड़े, जिसमें 22 जोड़े सोमैटिक क्रोमोसोम्स और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स, जो नर और मादा जो है सेक्स का निर्धारण करते हैं। देखिए बच्चों, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, जिनका जोड़ा हुआ 23। 23 में 22 जो है, 22 जोड़े ये सोमैटिक क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्धारण या निर्माण करते हैं। एक जोड़ी बचता है जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो पुरुष में बच्चों 22 प्लस XY, XY क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। लिंग निर्धारण, ये लिंग निर्धारण क्रोमोसोम से पुरुष में XY होता है और स्त्री में 22 प्लस XX। समझ में आ गया बच्चों? 22 जोड़े ऑटोसोम्स, एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में X और Y। स्त्री में 22 जोड़ो ऑटोसोम्स और X और X सेक्स क्रोमोसोम्स। अब जब इस आने वाली संतान जो है नर होगी या मादा, इसका निर्धारण बच्चों कैसे किया जाता है? 10 क्लास देखिए, लिंग निर्धारण में ये पुरुष का है, हमने अभी आपको बताया 22 प्लस XY, 22 जोड़े, ये जोड़े हैं बच्चों, पेयर। संख्या में होंगे तो 44 प्लस XY, ये एक जोड़ा है। ये 22 जोड़े हैं, ये एक जोड़ा है। टोटल 23 जोड़े हो गए। इनको आप संख्या जोड़ों को अगर नंबर में लिखेंगे तो 22 दूनी 44 और प्लस XY। स्त्री में 22 जो हो गए, यहाँ भी ये 44 होंगे, 44 प्लस XX। तो पुरुष में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो X और Y होता है, और जो स्त्री में सेक्स क्रोमोसोम होता है वो X और X होता है। जब इन दोनों के बीच में निषेचन क्रिया होती है बच्चों, तो पुरुष के देखिए शुक्राणु X और Y होते हैं, और स्त्री के अंडे X और X होते हैं। तो जब पुरुष के X से स्त्री का X मिलता है, तो जो आने वाली संतान होती है वो लड़की होती है, फीमेल। जब पुरुष का X स्त्री के दूसरे X से जो है अंडे से निषेचित होता है, तो भी जो है आने वाली संतान फीमेल होती है। लेकिन अगर पुरुष का Y शुक्राणु स्त्री के X शुक्राणु से निषेचित होता है, तो वो आने वाली संतान मेल होती है, लड़का होती है। इसी प्रकार से Y
जब दूसरे अंडे को जो है निषेचित करता है तो उससे भी नर जो है या मेल पुत्र की जो है उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ कि नर और मादा ये दोनों जो है संतान उत्पत्ति में 50-50% जो है उत्तरदायी होते हैं। और नर है या मादा इसका निर्धारण केवल पुरुष के शुक्राणुओं के द्वारा ही होता है। अगर पुरुष का शुक्राणु वाई स्त्री के अंडाणु से मिलता है, क्योंकि स्त्री में तो एक ही समान अंडाणु होते हैं एक्स और एक्स, तो स्त्री के किसी भी एक्स से अगर पुरुष का वाई शुक्राणु मिलता है तो जो है आने वाली संतान मेल होती है। लेकिन अगर पुरुष का एक्स क्रोमो जो है शुक्राणु स्त्री के एक्स शुक्राणु से निषेचित होता है तो वो आने वाली संतान मादा ही होगी। तो इस प्रकार से बच्चों सेक्स का निर्धारण हमेशा पुरुष के द्वारा ही, पुरुष के शुक्राणुओं के द्वारा ही होता है। और जो आने वाली संतान में गुण होते हैं बच्चों, वो दोनों माता और पिता दोनों के होते हैं। 50% जो है माँ से और 50% जो है पिता से प्राप्त होते हैं। ये अलग बात है कि कौन सा गुण उस संतान में जाके प्रभावी हो गया है। जो प्रभावी होता है बच्चों वो दिखाई देने लगता है, और जो अप्रभावी होता है वो बॉडी में होता तो है पर वो दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने लिंग निर्धारण को भी समझ लिया, किस प्रकार से नर और मादा जो है मेल और फीमेल का जो है जन्म होता है। स्त्री और पुरुष के एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के द्वारा, जो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, उनके द्वारा जो है मेल और फीमेल जो है संतानों का जो है जन्म होता है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका जेनेटिक्स, जिसको हेरिडिटी, आनुवंशिकी या हेरिडिटी कहते हैं, कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने मेंडल्स लॉ पढ़ा, डीएनए की संरचना पढ़ी, क्रोमोसोम्स के बारे में जाना, जीन्स के बारे में जाना, और फिर आपने लास्ट में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जाना। ये चैप्टर का अब आपका जो है एक चैप्टर मेन है, फिर फिजिक्स का पोर्शन है बच्चों। बायो में और केमिस्ट्री के आपके सभी चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गए हैं। जो एक चैप्टर बचा है वो बहुत ही जनरल चैप्टर है, वो भी आपको हम समझा देंगे। लेकिन बच्चों इसके पहले नेक्स्ट चैप्टर में हम आए, आप हमारे वीडियो को जो यूट्यूब चैनल में हमारा बना हुआ है साइंस सिंप्लीफाइड बाय मिसेस सुनीता शर्मा, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों तक जो 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन तक हमारा वीडियो पहुँचे। बच्चों इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।